Hello scientist, I Lalit Mohan Kala is again before you for a new lecture. आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि किसी हेवनली बॉडी जैसे अर्थ है, उसकी अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कुछ उसके साथ जुड़ी कुछ और बातें भी मैं आपको बताऊँगा। सभी एग्जिस्टेंट्स, जब मैं एग्जिस्टेंस बोलता हूँ उसका मतलब है जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मेरा मतलब उनसे होता है। जैसे एटम एग्जिस्ट कर सकता है, मैटर, हेवनली बॉडीज और फोटोन। हेवनली बॉडी किसी भी पदार्थ का सबसे बड़ा रूप है और एटम उसका सबसे छोटा रूप है, और जो इंटरमीडिएट फॉर्म्स हैं उन्हें मैटर्स कहते हैं। लेकिन जब एटम की एनर्जी कन्वर्ट होती है, एटम टूटता है, एक्सप्लोड होता है, तो उसकी एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट होती है। तो फोटोन की भी अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो ये सब जो है एटम, मैटर, हेवनली बॉडीज एंड फोटोन्स, दीज आर कॉल्ड एग्जिस्टेंट्स। तो ब्रह्मांड में मौजूद सभी एग्जिस्टेंट्स जैसे एटम्स, मैटर, हेवनली बॉडीज, फोटोन में एक न्यूक्लियस पार्ट होता है। न्यूक्लियस पार्ट मैं आपको बताता हूँ क्या, एक ही न्यूक्लियस पार्ट है। सपोज ये आप इसे एटम भी समझ सकते हैं, इसको आप मैटर भी समझ सकते हैं, इसको आप हेवनली बॉडी भी समझ सकते हैं, इसको आप फोटोन भी समझ सकते हैं। जब ये एटम है तो इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस पार्टिकल्स भरे हुए हैं, और जब ये हेवनली बॉडी है तो बहुत बड़ा आकार है, उसमें एटम, एटम से जुड़ के मैटर्स, मैटर से जुड़ के ह्यूज मैटर्स, और फिर हेवनली बॉडी बनती है। और जब ये एटम टूट के फोटोन बनता है तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस पार्टिकल्स बोलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, हर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ता है और फोटोन बन जाता है। फोटोन से ही एटम बनते हैं, एक एक फोटोन से एटम बनेगा, कई एटम से मैटर बनेंगे, कई मैटर से ह्यूज मैटर, कई ह्यूज मैटर से हेवनली बॉडी बनती है। तो एग्जिस्टेंस से मेरा मतलब जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्रॉम एटम टू हेवनली बॉडीज एंड फोटोन, 4। इसका जो न्यूक्लियस है ये, इसमें इस न्यूक्लियस में एक और नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। एक ही नॉर्थ पोल, एक ही साउथ पोल, ये देखिए। और इनके चारों नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रेनबो शेप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स क्या है? द मूविंग पाथ, द लोकस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चलता है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। जैसे ये जो कर्व बनता है, जो लोकस बनता है, दैट इज नॉट द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इसके चारों ओर फैले गए, ये 360 डिग्री में, इधर भी इन रेनबो शेप या अर्धचंद्राकार या सेमी सर्कुलर फॉर्म में, इधर से उठे, घूम करके ऐसे आए, फिर देखो, और उसको एक ही के ऊपर, एक ही वर्टिकल प्लेन में ऊपर तक, जैसे अर्थ का प्रॉब्लम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर ऐसी, जैसे दीवार एक एक ईंट से जो उसी लेवल में वर्टिकल प्लेन में दीवार खड़ी करते हैं, वैसे ही ऊपर तक चले जाते हैं, जहाँ तक भी इसकी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ तक उसका इलेक्ट्रॉन नेटवर्क फैला 15-20 किलोमीटर ऊपर तक। तो ये इलेक्ट्रॉन नेटवर्क है। इन इलेक्ट्रॉन नेटवर्क का शेप और डिज़ाइन जो मैंने रेनबो शेप, इसमें ही ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है उसकी शेप बता देता हूँ। ये आकार में बड़ा है, पर इसे इसके आकार में छोटा हो, पर शेप इसकी ये है, कॉनिकल शेप। ये कॉनिकल शेप है, इसमें ऊपर खुला हुआ, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बाहर से आए, इसके अंदर गए, और ये देखिए, इसके एक नॉर्थ पोल से जुड़ जाता और दूसरा ब्लैक होल इसके साउथ पोल से जुड़ जाता है। ये देखिए, ऊपर का जो होल है ये बिगर डायमीटर, नीचे का जो होल है ये स्मॉलर डायमीटर। ये अर्थ के हेवनली बॉडी के सरफेस पे रेस्ट करता है, एट द नॉर्थ पोल, एट द साउथ पोल। यानी एक ब्लैक होल नॉर्थ पोल के ऊपर बनेगा, दूसरा जो ब्लैक होल बनेगा वो अर्थ के
साउथ पोल या हेवनली बॉडी का साउथ पोल बनेगा। उसकी शेप कॉनिकल शेप होगी, अंदर से होल होगा। ये जो ब्लैक होल बना ये कम्प्लीटली डार्क होता है। कम्प्लीटली डार्क इसलिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट इज़ अ वैक्यूम स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एनर्जीलेस स्पेस। इसमें लाइट जाएगी, इल्यूमिनेशन नहीं होगा, कोई ऑप्टिकल फिनोमिना नहीं होगी, रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और एब्जॉर्प्शन उनका कोई। जब लाइट ऑप्टिकल फिनोमिना नहीं होगी तो इट लुक्स डार्क, ब्लैक। इसमें एनर्जी नहीं है। इसके अंदर बादल नहीं बनते, इसके अंदर क्लाउडिंग नहीं होती, इसके अंदर पानी नहीं बरसता। तो नीचे का जो सरफेस है जो इसका नॉर्थ पोल के ऊपर रेस्ट करता है या साउथ पोल के ऊपर जो रेस्ट करेगा, इट ऑलवेज रिमेन्स ड्राई लैंड। ड्राई लैंड इसलिए कि वहाँ ना बर्फ़ गिरती है, ना पानी पड़ता है, ना कुछ होता। तो जिस जो ड्राई लैंड बनता है आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन के ऊपर, उसका कारण ये है बिकॉज इट इज़ जस्ट बिलो द ब्लैक होल। और इट तो इसका ब्लैक होल का बनना जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेटवर्क का शेप और डिज़ाइन ही ऐसा कि वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जितनी हेवनली बॉडी सब में है, सब एटम में बनता, सब मैटर में बनता, कि स्ट्रक्चर सबका एक ही, फोटोन में बनता। लेकिन ऑब्जर्व हम केवल उसको हेवनली बॉडी में कर सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली बनेगा सब में। प्रैक्टिकली इट कैन बी सीन ओनली इन हेवनली बॉडी। तो ये जानकारी मैंने थोड़ा सा आपको दी है। इसका जो वाइडर एंड है ये डार्क मैटर में घुलता है, और जो नीचे का सिरा जो स्मॉलर डार्क का वो अर्थ के सरफेस के ऊपर रेस्ट करता है। तो जस्ट थोड़ा सा ही है। अच्छा, उनका जो शेप होगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की वो ऐसे होगी, ये रेनबो शेप। ये शेप मैंने ठीक से नहीं बनाई, पर ऐसी शेप होती है। मैग्नेट के चारों जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं। these we call it magnetic lines, but actually these are the electron orbits, the locus of the moving electron। तो ये ऐसा बनता है। इसी के ऊपर जो मैंने दिखाया यहाँ पर ये ब्लैक होल बने हैं। ये नीचे जहाँ मेरी अंगली ये ब्लैक होल बनता है। 3 डायमेंशनल हॉलो फ्रॉम इनसाइड, और शेप होगी उसकी कॉनिकल शेप होगी। अच्छा, नाउ आई प्रोसीड माई लेक्चर फर्दर। My throat is sore for last few days, but even then I am trying to record my lecture. So please have a sympathy. अच्छा, ब्रह्मांड में मौजूद सभी एग्जिस्टेंट्स जैसे एटम, मैटर्स, हेवनली बॉडीज और फोटोन में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर रेनबो शेप्ड में एक इंद्रधनुष या अर्धचंद्राकार ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस फ्रीली मूव करते हैं। ये फ्रीली बाहर जो है न्यूक्लियस के बाहर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और न्यूक्लियस के अंदर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो एक सर्किट पूरा होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और इनसाइड द न्यूक्लियर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, तो एक इलेक्ट्रॉन का सर्किट पूरा होता है। इस इलेक्ट्रॉन नेटवर्क के साथ में मैं हेवनली बॉडी की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की है, इसी के साथ में वायुमंडल भी जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने के लिए, मूव करने के लिए किसी न किसी एनर्जी मीडियम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन वैक्यूम या एनर्जीलेस स्पेस या शून्य में न एग्जिस्ट कर सकता है न मूव कर सकता है। मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। इलेक्ट्रॉन इन तीनों स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन किसी स्पेस में एनर्जी होने या न होने दोनों का सूचक है। यदि इंडिकेटर है, यदि इलेक्ट्रॉन है तो समझिए वहाँ एनर्जी है। यदि इलेक्ट्रॉन वहाँ अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो समझिए वो एनर्जी लेस है। तो इलेक्ट्रॉन
जो है एक इंडिकेटर है एनर्जी का, क्या वहाँ पर एनर्जी है या वहाँ पर एनर्जी नहीं है। प्रेजेंस हाँ कहता कि वहाँ पर एनर्जी है, एब्सेंस का मतलब है कि वहाँ कोई एनर्जी नहीं है। दिस इज द एनर्जीलेस वैक्यूम स्पेस। अच्छा, ब्रह्मांड में फैला हुआ डार्क मैटर और हेवनली बॉडीज में बनने हुए ब्लैक होल, ये जैसे मैंने बताया ये हेवनली बॉडी है, इसमें बनने वाले नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर, और जितने भी हेवनली बॉडीज हैं उनके बीच में डार्क मैटर फैला हुआ है। ये पूरा डार्क मैटर और सब ब्लैक होल, दीज आर एनर्जीलेस, इलेक्ट्रॉनलेस, वैक्यूम स्पेस है शून्य, इनमें कोई एनर्जी नहीं होती है। यदि इलेक्ट्रॉन नेटवर्क नहीं होगा, जो दूसरी बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, यदि इलेक्ट्रॉन नेटवर्क नहीं होगा तो वायुमंडल भी नहीं होगा। वायुमंडल बनता ही इलेक्ट्रॉन नेटवर्क के साथ है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि साथ कुछ हेवनली बॉडीज ऐसे हैं जो केवल गैसेज के बने वायुमंडल है, नहीं, नॉट पॉसिबल। वायुमंडल बनता ही इलेक्ट्रॉन नेटवर्क के साथ है, और इलेक्ट्रॉन नेटवर्क तब बनता है जब न्यूक्लियस पार्ट होगा। तो न्यूक्लियस पार्ट होगा, उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन नेटवर्क होगा, इलेक्ट्रॉन नेटवर्क के साथ ही वायुमंडल होगा। तीनों होंगे, तीनों इंटर रिलेटेड है, तीनों इंटर कनेक्टेड है। तो होंगे तो तीनों होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। केवल गैसेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, जैसा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि साथ कुछ या सूर्य के बारे में कहते हैं कि सूर्य जो है ये गैस का गोला है। नो, नॉट। मेरा सूर्य के ऊपर भी एक आर्टिकल है, वो मैंने शायद कवर भी किया है अभी पहले, आप उसको देख सकते हैं। मेरी पूरी सीरीज़ है इसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, ब्लैक होल के ऊपर, आप पूरी सीरीज को देखिए, पढ़िए। तो यदि इलेक्ट्रॉन नेटवर्क नहीं होगा तो वायुमंडल भी नहीं होगा। न्यूक्लियस के चारों ओर फैला हुआ इलेक्ट्रॉन नेटवर्क की जो ज्योमेट्रिकल शेप, जो डिज़ाइन है, वही शेप एग्जैक्टली, वही ज्योमेट्रिकल शेप और वही डिज़ाइन इलेक्ट्रॉन नेटवर्क से जुड़े एग्जैक्टली वही डिज़ाइन वायुमंडल की भी होगी। जिस शेप में इलेक्ट्रॉन नेटवर्क बना हुआ वही शेप वायुमंडल की है। इलेक्ट्रॉन नेटवर्क और वायुमंडल पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक एग्जैक्टली वही शेप। यदि इलेक्ट्रॉन नेटवर्क में कोई चेंज होती है तो वही शेप वायुमंडल की भी होगी। यदि ये वायुमंडल की क्या शेप है ये आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता। कारण क्या, ऊपर से आप जब लेते हैं तो उसमें दो ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे, वो ब्लैक स्पॉट तो ब्लैक होल है, लेकिन उसकी अंदर तक गहराई जो है, जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये कोई भी एस्ट्रोनॉट इस गहराई को नहीं ऊपर से बता सकता कि इसमें जो वायुमंडल है वो वायुमंडल इस तरह अंदर बना हुआ है, या यानी जो इलेक्ट्रॉन नेटवर्क की जो शेप है उसी के साथ में वायुमंडल है। तो इलेक्ट्रॉन नेटवर्क की क्या डिज़ाइन है, उसके साथ बना हुआ वायुमंडल की क्या शेप, क्या डिज़ाइन है ज्योमेट्रिकल, ये कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता, वो एस्ट्रोनॉट भी नहीं बता सकते जो ब्रह्मांड में गए, जिन्होंने ऊपर से देखी, न इसका फोटोग्राफ दिया जा सकता। तो जितनी स्पेस में इलेक्ट्रॉन नेटवर्क फैला है उतनी स्पेस में और उसी स्पेस में वायुमंडल फैला होता। वैज्ञानिकों के लिए जो इलेक्ट्रॉन नेटवर्क है, एक आम आदमी के लिए वह वायुमंडल है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नेटवर्क और वायुमंडल के बीच अटूट रिश्ता, अनब्रेकेबल रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रॉन नेटवर्क और वायुमंडल अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। एटम्स, मैटर्स, हेवनली बॉडीज और फोटॉन्स के न्यूक्लियस के चारों ओर फैले हुए इलेक्ट्रॉन नेटवर्क की शेप और डिज़ाइन कैसी है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल की ज्योमेट्रिकल शेप कैसी है, इसकी जानकारी किसी भी वैज्ञानिक को नहीं है। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जो मैंने अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था, ये कि इलेक्ट्रॉन नेटवर्क की जो डिज़ाइन है उसका मैंने आपको दिखाया था कि मैग्नेट के
चारों ओर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, जो जाल बिछा हुआ है, वो एक्चुअली मैग्नेटिक लाइंस नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जो उसके मूवमेंट से जो लोकस बनता है, जो पाथ बनता है, वो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। स्पेस में कई अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट गए हैं। पृथ्वी के चारों ओर बने वायुमंडल की ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं है, कम से कम इस दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक को नहीं है। किसी एग्जिस्टेंट के न्यूक्लियस के किसी हिस्से का टूटना और उसी एग्जिस्टेंट के इलेक्ट्रॉन नेटवर्क से भी इलेक्ट्रॉन नेटवर्क का हिस्सा अलग, ये दोनों अब मैं बताता हूँ। मान लिया ये चीज़ है, जब मैं इसको, ये कोई चीज़ है, कोई पदार्थ का टुकड़ा है, कोई सब, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन नेटवर्क फैला हुआ, सब जैसी चीज़ है, इसके चारों ओर फैला हुआ, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर फैला हुआ। यदि मैं इसमें से कोई टुकड़ा तोड़ता हूँ तो इसके टुकड़ा तोड़, इसका न्यूक्लियस भी टूटेगा, इसके चारों ओर फैला हुआ इलेक्ट्रॉन नेटवर्क भी टूटेगा, और यहाँ से टूट के उस टूटे हुए हिस्से के साथ जुड़ जाएगा। यानी टूटे हुए इसके ये दो भाग हो गए, तो दोनों के साथ में न्यूक्लियस भी होगा और उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन। आप इसे तोड़ते जाइए और हर टुकड़े के साथ में इलेक्ट्रॉन नेटवर्क भी टूट करके जुड़ता जाएगा। इसी तरह से यदि मैं दो पदार्थों को जोड़ता हूँ, सब इन्हें जो मैंने जोड़ के एक कर दिया, तो इसका न्यूक्लियस भी है, इसका न्यूक्लियस भी है, इसका न्यूक्लियस भी है, इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन नेटवर्क है, इसके साथ भी न्यूक्लियस, तो इनके न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे और इनके इलेक्ट्रॉन नेटवर्क दोनों जुड़ के इनके बाहर आ जाएंगे। तो न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रॉन नेटवर्क जब टूटता है तो अपने इलेक्ट्रॉन नेटवर्क के साथ टूटता है, और जब जुड़ता है तो वो अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नेटवर्क के साथ में उसके साथ नहीं जुड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अर्थ का मान लिया, उसे हम तोड़ते जा रहे हैं, हर टूटे से दो हिस्सों में होगा, फिर तो हर टूटे हिस्से के साथ में न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन नेटवर्क। तोड़ते तोड़ते हम एटम तक आ गए, एटम में भी एक न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन नेटवर्क भी है। अब हमने एटम को आगे तोड़ दिया। एटम क्या है? एक ग्रुप है, एक भंडार है जिसमें छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियस पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। कितने छोटे होंगे? नैनोमीटर से भी छोटे। नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, उससे भी और छोटे। यानी एक के ऊपर आप 10 जीरो लगाएंगे, 1/1 और उसमें 9 जीरो लगाएंगे, दैट इज 10⁻⁹। उससे भी छोटे हैं। इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स है, उनका जो साइज़ है, मतलब जो उनका फिजिकल साइज़ है, उसका मोटा अंदाज ये है कि दीज आर ऑल नैनोमीटर पार्टिकल्स। तो किसी एग्जिस्टेंट के न्यूक्लियस से किसी हिस्से का टूटना और उसी एग्जिस्टेंट के इलेक्ट्रॉन नेटवर्क से भी इलेक्ट्रॉन नेटवर्क का हिस्सा अलग होना, दोनों एक साथ ही होती हैं क्रिया। जैसे इससे हिस्सा अलग हुआ, तुरंत ही देर नहीं लगती। यानी ये यदि मैं कहूँ कि 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा या 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं लगता। जैसे ये टूटा, तुरंत ही इसके इलेक्ट्रॉन नेटवर्क भी टूटे हिस्से के साथ जुड़ जाता, और जैसे ये जुड़ा, तुरंत ही इसके साथ का जो इलेक्ट्रॉन नेटवर्क है, दोनों के न्यूक्लियस के चारों ओर फैल जाता। ये इतना इंस्टेंटली होता, साइमल्टेनियसली, इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्शन। और इंस्टेंटली मैंने तुरंत ही, देयर इज नो टाइम गैप। तो जुड़ना हो तो दोनों का न्यूक्लियस एक हो गया, तीन जुड़ते हैं तो 3 का न्यूक्लियस, और सबके इलेक्ट्रॉन नेटवर्क बाहर कॉमन बन जाते हैं। और टूटते हैं तो उनके अलग अलग न्यूक्लियस में टूटेंगे, और तुरंत ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन नेटवर्क भी अलग होकर के 3 हिस्सों के साथ जुड़ जाए। तो ये एक साइमल्टेनियस एक्शन है और इंस्टेंटली होती है। अच्छा, सभी एग्जिस्टेंट के न्यूक्लियस के चारों ओर फैला हुआ इलेक्ट्रॉन नेटवर्क और वायुमंडल प्रकृति द्वारा साथ साथ बनते हैं। प्रकृति यानी जब भी कोई चीज़ शेप लेती है तो उसमें, अच्छा फोटोन में भी है,
फोटोन में सिंगल न्यूक्लियस पार्टिकल है, उसके चारों फैला हुआ इलेक्ट्रॉन नेटवर्क, उसकी शेप, उसका डिज़ाइन, उसकी जो भी है एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको अभी बताया, जो एटम में है, जो मैटर में है, जो हेवनली बॉडी में है, जो पृथ्वी में है। इलेक्ट्रॉन नेटवर्क की शेप सब में एक ही सिमिलर है, बस वो छोटी बड़ी उनके न्यूक्लियस के हिसाब से छोटी बड़ी है, लेकिन शेप में कोई फर्क नहीं है। तो ये दोनों हिस्से जो हैं, इलेक्ट्रॉन नेटवर्क और इलेक्ट्रॉन नेटवर्क के साथ जुड़ा वायुमंडल। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ये समझा जाएगा कि वो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं इसका एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। कैथोड रे ट्यूब है। कैथोड रे ट्यूब एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, उसके एक एंड के ऊपर कैथोड प्लेट, दूसरे एंड के ऊपर एनोड प्लेट, ये और अंदर से हॉलो सिलिंड्रिकल हॉलो। जब हम लाइट डालते हैं कैथोड प्लेट के ऊपर तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पुल किया जाता है, खींचा जाता है टूवर्ड्स एनोड प्लेट। कैथोड इज नोन एज नेगेटिवली चार्ज और एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड के ऊपर हाई पोटेंशियल पावर से, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से उन इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड प्लेट पे जाते हैं, अपना इमेज बनाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इस होलो पार्ट के अंदर तो हवा भी है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, हवा में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको इवैक्यूएट कर दिया। जो होलो पार्ट था इवैक्यूएट कर दिया। नाउ इट इज़ अ वैक्यूम स्पेस। अब कैथोड रे ट्यूब के अंदर कोई हवा नहीं है। अब उन्होंने वहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन पास किए। इलेक्ट्रॉन पास करके उन्होंने उसको पुल किया बाई अप्लाइंग हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज एनोड प्लेट में। अब सवाल ये उठता, जो अब किताबों की गलती बता रहा हूँ साइंटिस्टों, मोस्ट ऑफ दी बुक्स उनको ये उनके जो राइटर है, उनके राइटर तो साइंटिस्ट होते, उनके ये पता नहीं करते साहब ये इलेक्ट्रॉन जो है हमने इसको वैक्यूम कर दिया था, वो वैक्यूम से होकर जा रहे हैं और वो कर दिया। वैक्यूम में जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस संभव है, कि वो वैक्यूम में मूव कर सकता। नो, नॉट एट ऑल। ये गलत स्टेटमेंट है, गलत थिंकिंग है, गलत कंसेप्ट है। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकला कैथोड प्लेट से और उसने मूव करना शुरू किया, तो वो अपने पूरी दल बल के साथ, उसके साथ में गैस पार्टिकल, एयर पार्टिकल भी साथ में चलते हैं और चल करके वो एनोड प्लेट तक पहुँचते हैं। जब आपने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दिया, उसको स्विच ऑफ कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन पीछे हटा, वायुमंडल भी जो गैस पार्टिकल साथ में वो भी पीछे चले गए। तो इलेक्ट्रॉन और गैस पार्टिकल दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, दैट इज अनब्रेकेबल रिलेशनशिप। ये इलेक्ट्रॉन विद गैस पार्टिकल, ये है फीडिंग एनर्जी, इसी ये है गॉड पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो जाते हैं पृथ्वी के चारों ओर या एटम के चारों ओर, ये मूव करते हैं बाहर न्यूक्लियस के बाद, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से एंटर करते हैं दोनों एक साथ, इलेक्ट्रॉन विद गैस पार्टिकल। हम भी वही करते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई ना कोई गैस जुड़ी रहती है, कभी किसी के साथ में ऑक्सीजन है, किसी में हाइड्रोजन है, किसी। ये फीडिंग एनर्जी है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की नेचर क्या है, उसी के हिसाब से पेड़ों के लिए कुछ और है, किसी चीज़ के लिए और है। अभी मैं पृथ्वी के बारे में बताऊँगा, उसके बारे में कुछ और है। तो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद गैस पार्टिकल, इनकी परमानेंट रिलेशनशिप है, परमानेंट एसोसिएशन। इन दोनों को अलग अलग नहीं, इनसेपरेबल। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन नेटवर्क और वायुमंडल, इन दोनों के बीच में अनब्रेकेबल रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रॉन नेटवर्क और वायुमंडल एक ही है। इलेक्ट्रॉन और गैस पार्टिकल के बीच के रिश्ते पर मैंने एक कैथोड रे में अभी आपको एक उदाहरण दिया, उसका भी आप संज्ञान ले सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ के न्यूक्लियस पार्ट में लगातार हो रहे एनर्जी ब्लास्ट। अभी मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर दिया था एनर्जी ब्लास्ट, कि अर्थ के अंदर एनर्जी ब्लास्ट हो रहे। उस एनर्जी ब्लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जितने भी एटम हो, मैटर हो, हेवनली बॉडीज हो, उनमें जो अंदर एनर्जी जानी चाहिए वो नॉर्थ पोल के द्वारा जानी चाहिए। देखिए वो एक क्लोज सर्किट है। उसमें मैंने बताया आपको कि ये जितने भी एक लाइव बैटरी है, इट इज़ एक्ट लाइक ए लाइव बैटरी। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन नेट फोर्स से जुड़े हुए। एक बैटरी में क्या होता है, दो पॉजिटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको आप तार से जोड़ देते हैं। अब आप इनको एक तार से जोड़ दीजिए या एक नेट उस तार को खोल दीजिए, बहुत फाइन तो चारों ओर इसके ये चारों फैल जाएंगे और ये एक क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल से उसके अंदर और फिर बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक लाइव बैटरी भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्लोज सर्किट के अंदर मूव करते हैं। तो यदि हम इसमें पृथ्वी में कोई होल कर देते हैं इसकी बॉडी के अंदर, तो होल तो किए हैं आप, इतने लोहा सोना चांदी के प्रोडक्ट्स जो है सब निकालते हैं, पेट्रोल प्रोडक्ट्स निकालते हैं, वो करते। तो ये उन होल के थ्रू जो बाहर के वायुमंडल है उससे इलेक्ट्रॉन नेट सीधे जा रहे हैं और उसके इंटरनल पार्ट में जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है क्या शॉर्ट सर्किट के द्वारा जा रहा है। शॉर्ट सर्किट जब भी होगा तो जो न्यूक्लियस पार्टिकल उसके अपनी मेन लाइन से जुड़े हुए, जब उनको आसानी से किसी शॉर्टकट से उनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो वहाँ से हट करके एकदम इधर वो अपना मुँह जो अपना जो नॉर्थ पोल एनर्जी एंट्रेंस और साउथ पोल एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन एंट्रेंस और इलेक्ट्रॉन एग्जिट, ये तो वो तुरंत वहाँ से अपना नॉर्थ पोल हटा करके दूसरे तरफ, जैसे उसने नॉर्थ पोल वहाँ से हटा डिस्कनेक्शन हुआ और वो एनर्जी ब्लास्ट हो जाएगा। उनका किसी हिस्से का टूटना, किसी लाइन से टूटना, दैट इज एनर्जी ब्लास्ट। एनर्जी ब्लास्ट क्या होगा, वो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन के साथ मिला और वहाँ से फोटोन के रूप में बाहर निकल गया। तो पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी ब्लास्ट हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दी हमने जो होल किए हुए हैं उसमें मतलब वेरियस मैटर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोहा सोना चांदी और पेट्रोल प्रोडक्ट्स को बहुत जो है पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। तो यही होल जो है हमारे लिए घातक बन गए हैं। और जब वो अंदर एनर्जी ब्लास्ट होता तो मैटर से एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट होती है। तो इन द फिनोमिना ऑफ एनर्जी ब्लास्ट इन द अर्थ न्यूक्लियस, आई हैव टोल्ड दैट अर्थ मैटर्स एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू फोटोन एनर्जी एंड एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ। फोटोन बनी, उसके अर्थ से निकली और बाहर। वो मैंने आपको बताया था कि जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक क्या, अर्थक्वेक अर्थ प्लेट का टकराना नहीं है। जब ये इन अबंडेंस बड़ी भारी मात्रा में जब फोटोन एनर्जी कन्वर्ट होती है, क्योंकि इसमें चेन रिएक्शन बनते हैं, जो टूटे उनमें ही फोटोन अल्ट्रा वायलेट फोटोन वो और तोड़ते हैं, फिर वो और तोड़ते हैं, तो थोड़ा और फोटोन निकाला, उसमें अल्ट्रा वायलेट फोटोन भी होते हैं। अल्ट्रा वायलेट फोटोन साइज में न्यूक्लियस पार्टिकल छोटा, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर, उसकी डिस्ट्रक्टिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत घातक, वो और तोड़ते हैं। जब वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है बहुत, तो फिर किसी पृथ्वी कमज़ोर भाग से बाहर निकलती है। जब कमज़ोर भाग से बाहर निकलेगी तो वो जिस रास्ते से निकलेगी वहाँ भी वो तोड़ फोड़ करते जाते हैं, तो उसमें करते फिर वो इन अबंडेंस जब वो पृथ्वी के न्यूक्लियस से बाहर फेंकी जाती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वो विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट वो जैसे वो फेंकी जाएगी तो अर्थ का भाग जहाँ से वो निकलती है वो पीछे की ओर झटका खाता है। झटका ऐसे खाता है जैसे किसी टैंक के बैरल से कोई तोप का गोला फेंका जाए तो तोप की बैरल पीछे की ओर झटका खाती है। तो वो तो है ही है। तो एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट टू रिएक्शन। तो अर्थक्वेक जो है वो प्लेट्स का टकराना नहीं, बल्कि एनर्जी ब्लास्ट होने पे जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है फोटोन्स की इन अबंडेंस, उसका बाहर फेंके जाना, दैट इज दी। वो मैंने उस पर एक अलग से लेक्चर दिया है। मैं अभी बताऊंगा कि अर्थ प्लेट क्यों नहीं टकरा सकता।
तो इन द फिनोमिना ऑफ एनर्जी ब्लास्ट इन द अर्थ न्यूक्लियस आई हैव टोल्ड दैट अर्थ मैटर्स एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू फोटोन एनर्जी एंड एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ, हेंस अर्थ न्यूक्लियस एंड अर्थ ए स्काई पाथ बोथ आर सिंकिंग। तो जब भी फोटोन बनेगा उसमें अर्थ का न्यूक्लियस भी है और उसका इलेक्ट्रॉन नेटवर्क, उसके इलेक्ट्रॉन भी काम है, दोनों ही जुड़ करके एस्केप कर जाएंगे फोटोन बन के। तो अर्थ का न्यूक्लियस पाथ भी सिकुड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन नेटवर्क जो वायुमंडल में वो भी सिकुड़ता जा रहा है। तो विद ईच एनर्जी ब्लास्ट अर्थ का न्यूक्लियस भी कम हो रहा, अर्थ का जो इलेक्ट्रॉन नेटवर्क है वायुमंडल वो भी कम होता जा रहा है। नाउ आई विल टेल from which part of the earth nucleus, I will tell from which part of the earth nucleus the matter's energy is converting into photon। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि पृथ्वी के किस भाग से मैटर्स एनर्जी कम हो रही है और पृथ्वी का वायुमंडल से कहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन नेटवर्क गायब होता जा रहा है। We have already observed this fact that after energy blast in the earth nucleus, one after effects वो है जो एनर्जी ब्लास्ट के बाद में वाले जो इफेक्ट्स हैं उनको आफ्टर इफेक्ट्स बोलते हैं। तो एनर्जी ब्लास्ट के साथ में होने वाले जो एनर्जी आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको मैंने अपने एक लेक्चर में दिया भी है कि उसमें ये पूरी उनमें से एक एनर्जी ब्लास्ट जो है उसमें से एक ये भी है, उसकी जानकारी मैं दूँ। तो उनमें से एक एनर्जी ब्लास्ट का जो आफ्टर इफेक्ट है उसमें अर्थक्वेक तो है ही, अर्थ वार्मिंग भी है, उसमें एक आफ्टर इफेक्ट है कि अर्थ के वायुमंडल से इलेक्ट्रॉन में ओजोन लेयर जो है उसकी मोटाई कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं साइंटिस्टों की रिपोर्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के साथ में जो सबसे ऊपर है जो वायु की लेयर है, गैस लेयर है, उसके साथ में क्या जुड़ी हुई है, उसमें ओजोन लेयर है ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ स्काई। वो ओजोन गैस लेयर की मोटाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसकी मोटाई मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नेटवर्क वहाँ से गायब हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि वो जो ओजोन गैस लेयर का जो इलेक्ट्रॉन नेटवर्क है, जो इलेक्ट्रॉन उसका संबंध पृथ्वी के किस भाग से है, वो कहाँ कौन से भाग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि वो वहाँ से गायब हो रहा तो उससे जुड़ा हुआ जो न्यूक्लियस पार्ट में जो भाग है वो भी साथ साथ ही जाएंगे। यानी कि ओजोन गैस लेयर कम हो रही है या वो ऑर्बिट्स कम हो रहा, उसके साथ में अर्थ के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस पार्ट है वहाँ से भी हिस्सा गायब होता, दोनों साथ मिल करके वो गायब हुए। यानी पृथ्वी का अंदर का हिस्सा खोखला होता जा रहा और ऊपर से वायुमंडल सिकुड़ता जा रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी शेप क्या है, अर्थ के न्यूक्लियस पार्ट की जो प्लेट्स हैं उसकी शेप क्या है। वो ये प्याज है, ये प्याज काटते हैं, इसकी एक तरफ जड़ें हैं, एक तरफ वो भाग है जहाँ से अंकुर निकलता, पौधा निकलता है। ये प्याज है, ये छिलके सहित प्याज है। अब मैंने इस प्याज का छिलका हटा दिया, ये देखिए, ये इसमें से जो ब्राउन छिलका है वो मैंने हटा दिया। अब ये क्या, इसकी जो शेप है, प्याज क्या है, कई स्फेरिकल लेयर से बना हुआ, एक स्फेरिकल लेयर पे उसके ऊपर दूसरी स्फेरिकल लेयर पे ऊपर तीसरी चौथी, इस तरह से कई स्फेरिकल लेयर एक के ऊपर एक ऊपर चढ़ती जाती है। और ये सारी स्फेरिकल लेयर जो है एक और नॉर्थ पोल से जुड़ी होती है सारी, और दूसरा जैसे ये इसमें कि इसमें एक हिस्सा जड़ से जुड़ा हुआ था, वो जड़ से नहीं जुड़ करके नॉर्थ पोल से जुड़ा हुआ, दूसरा हिस्सा उस हिस्से से जहाँ से अंकुर निकलता, पौधा बनता, तो वो साउथ पोल से जुड़ा हुआ। तो मतलब जो नॉर्थ पोल है वो जड़ वाला हिस्सा, और जहाँ से अंकुर निकलता है वो एग्जिट पोल है, साउथ पोल है, वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है, पौधा बनता। तो जो शेप इस प्याज की है, स्फेरिकल लेयर्स ऑफ दी मैटर, पृथ्वी की जितने भी जो शेप है वो स्फेरिकल लेयर्स में है, एक के ऊपर एक ऊपर तक। तो जब गायब होती है तो अंदर की एक स्फेरिकल लेयर गायब हो जाएगी, वहाँ होलो स्पेस हो जाएगी। तो वो जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा हुआ सारी जो स्फेरिकल लेयर्स हैं
वो एक और नॉर्थ पोल से जुड़ी हुई है, तो वो इधर उधर नहीं हो सकती, वो कहीं वो पिछड़ तो सकती है, लेकिन उनमें टकराने की ये जो प्लेट्स हैं कभी नहीं टकराएंगे आपस में। ये स्लाइड भी नहीं, फिसलेगी भी नहीं कि फिसल गई, कभी नहीं होगा। ये केवल अंदर की ओर धर सकती है। अंदर का भाग गायब हुआ, फिर अंदर दबी, अंदर का भाग गायब, फिर अंदर दबी, यानी इसका न्यूक्लियस सिकुड़ता जा रहा। उसके साथ साथ जो प्लेट अंदर की, जो स्फेरिकल प्लेट इसकी जो थी वो गायब हुई है, वो उससे जुड़ा जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है और उसके साथ में जो जुड़ी एयर लेयर्स है, जैसे किसी एयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साथ में ओजोन गैस जुड़ी हुई है, किसी साथ में हाइड्रोजन होगी, किसी साथ में, तो वो पूरी लेयर जो है वो पूरी जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स है विद एयर वो गायब होता जा रहा। तो अर्थ में भी यही हो रहा। अर्थ की एक लेयर, बाहर वाली लेयर नहीं, बाहर वाली लेयर के ऊपर तो हम बसे हुए हैं, ये तो सरफेस की लेयर है जो बाहर दिखाई देती, गायब हो रही है इंटरनल, इसके इंटरनल भाग से पदार्थ का कम होता जा रहा, और वायुमंडल सबसे टॉप से गायब होता जा रहा। तो इलेक्ट्रॉन विद गैस पार्टिकल, दैट इज द फीडिंग एनर्जी, ये है गॉड पार्टिकल। जिस गॉड पार्टिकल की वैज्ञानिक बात करते हैं कि गॉड पार्टिकल क्या है, एटम का या मैटर्स का, इलेक्ट्रॉन विद गैस पार्टिकल इज द फीडिंग एनर्जी। हमारी फीडिंग एनर्जी भी क्या, ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रॉन, ये हमारी फीडिंग एनर्जी है। यही तो हमारे लिए गॉड पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम। अच्छा, अब मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कि ये कैसे उससे जुड़ा हुआ है। ये आप देखेंगे तो जो आउटर पार्ट का जो है ये आप देखिए, इसे आउटर पार्ट का जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये के सेंट्रल भाग के अंदर जाता है। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसका संबंध मिडिल पार्ट से है, सेंट्रल पार्ट से है। तो ये इसी के ऊपर जो ओजोन लेयर है, जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, उसी से ओजोन गैस लेयर जुड़ी हुई है, और ये फिट कहाँ करता, सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ का सेंट्रल पार्ट। तो ये कहाँ से जुड़ा, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट गायब हुआ, इसके साथ ही सेंट्रल पार्ट से इसके न्यूक्लियस भाग से भी मैटर पदार्थ निकल गया था। तो दोनों साथ साथ, तो ये जैसे जैसे ऊपर से वायुमंडल कम होता जाएगा, उसी से जो सेंट्रल पार्ट का मैटर जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये हो रहा एनर्जी ब्लास्ट के अंदर। तो हर एनर्जी ब्लास्ट के साथ में अर्थ का न्यूक्लियस पार्ट और अर्थ का स्काई पार्ट दोनों श्रिंक करते जा रहे हैं। अर्थ जो है मास में, वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में, इंटरनल एनर्जी में जो है घटती जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह अर्थ का एनर्जी ब्रीदिंग फोर्स है। अर्थ एनर्जी ब्रीदिंग फोर्स के साथ ही सही जो है हमारे बॉडी के जितने पार्ट सेल्स हैं वो जुड़ते हैं एनर्जी ब्रीदिंग के द्वारा। उसमें मैग्नेट में, उसी में दो मैग्नेट आपस में जुड़ते हैं कि दोनों एक ही एनर्जी को करते हैं। उसके साथ में साउथ पोल से एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल उससे जुड़ जाता, उसके साउथ पोल से तीसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपस में जुड़ जाता, जहाँ क्योंकि सभी की जो ब्रीदिंग एनर्जी है वो एक ही है, इलेक्ट्रॉन। तो वो भी जो फेंकेगा उसमें दूसरा तीसरा, पर इसमें इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक ऐसी स्थिति होगी कि उसमें जो लेने लायक नहीं रहेगी, फिर उसे और ही जुड़ेगा। लेकिन जब तक उसमें तत्व, क्योंकि जो एनर्जी लेते हैं इट लूजेज इट्स एनर्जी, तो यही एनर्जी जब बाहर आती है, साउथ पोल से बाहर के आती है, तो इट इज़ चार्ज बाय द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी चार्ज होगी और फिर चार्ज होगी, फिर नॉर्थ पोल से जाएगी, साउथ पोल से निकली, फिर रिचार्ज होगी। तो आपके जो बैटरी है उसमें आप चार्ज करते हैं, उसे क्या आपने स्विच में लगा दिया,
लेकिन पृथ्वी की जो ऑर्बिट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं दैट इज बीइंग चार्ज बाय सोलर एनर्जी, सूर्य की एनर्जी से चार्ज होती है। तो हमने अभी इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी के न्यूक्लियस पार्ट में हो रहे लगातार एनर्जी ब्लास्ट में जो फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है उसका आफ्टर इफेक्ट यह भी है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपर ओजोन गैस लेयर की मोटाई लगातार कम होती जा रही है। पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी ब्लास्ट हो रहे हैं उसमें उसका एक आफ्टर इफेक्ट जो है ये भी हो रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है वो भी कम होती है। उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, पर उनमें एक ये भी है, ये उसी का आफ्टर इफेक्ट कि वायुमंडल में से ओजोन गैस लेयर धीरे धीरे गायब होती जा रही है। अब हम ये पता लगाएंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस लेयर से जुड़े इलेक्ट्रॉन नेटवर्क और पृथ्वी के न्यूक्लियस में किस भाग से जुड़े हैं। वो अभी मैंने आपको बताया कि ओजोन गैस लेयर जो है पृथ्वी के आउटर मोस्ट गैस लेयर है और इसका संबंध जो और जिस ऑर्बिट से जुड़ी है वो उसके मिडिल पार्ट, सेंट्रल पार्ट में जाता है अर्थ के, तो वहाँ से गायब हो रही है। तो जो न्यूक्लियस से जब पदार्थ गायब हो रहा है वो उसके सेंट्रल पार्ट से गायब हो रहा है। तो जैसे जैसे ओजोन गैस लेयर की थिकनेस कम होती जाएगी उसके साथ ही पृथ्वी के जो न्यूक्लियस पार्ट के सेंट्रल भाग से भी जो मैटर कम होता जाएगा और दोनों फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो पृथ्वी में होने वाले एनर्जी ब्लास्ट से पृथ्वी का न्यूक्लियस भी कम होता जा रहा है और पृथ्वी का वायुमंडल भी सिकुड़ता जा रहा है। अच्छा, अभी मैंने जो आपको बताया कि पृथ्वी सहित सभी न्यूक्लियस पार्ट में उसके भूभाग का स्ट्रक्चर कैसा है, ये मैंने आपको अभी समझा कि वो स्फेरिकल लेयर से बना हुआ है। एक स्फेरिकल लेयर के नीचे दूसरी के नीचे तीसरे से, और वो एक और जो है नॉर्थ पोल से और दूसरी ओर साउथ पोल से जुड़ा हुआ। तो इनसे जो उसके न्यूक्लियस भाग के जो स्फेरिकल लेयर्स हैं उनमें आपस में टकराने की संभावना बन गया दोनों में। साउथ पोल नॉर्थ पोल के भी उनमें आपस में न तो टकरा सकती है प्लेटें और न ही वो स्लाइड कर सकते, फिसल सकती है। दूसरा कि जो जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिक उनका कहना है कि ये जो प्लेट है प्लेन होती है, ये इस तरह की प्लेट है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी प्लेट नहीं। और उनके कोलिजन से अर्थक्वेक आता नहीं, वो भी नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको समझा कि क्यों नहीं होता। वो नॉर्थ साउथ पोल से दोनों तरफ से बना हुआ, उसमें हो नहीं सकता। वो एक ही दूसरे अंदर है, वो अंदर की ओर तो धस सकती है लेकिन उनमें टकराव नहीं हो सकता। तो जो दूसरी बात कि जियोलॉजिस्ट का जो अध्ययन है पृथ्वी के ऊपर केवल भूभाग के ऊपर केंद्रित है। आकाशीय भाग की उनको न तो जियोलॉजिस्ट को न ही किसी और वैज्ञानिक को आकाशीय भाग की जरूरत, उसका क्या रोल है, क्या शेप है, कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे दोनों मिल करके फंक्शन करते हैं, इसकी जब तो उनकी जो स्टडी है वो अनसाइंटिफिक है। जियोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, उनका अध्ययन केवल भूभाग के ऊपर केंद्रित है। भूभाग के ऊपर किया हुआ जो अध्ययन है उनकी स्टडी दैट इज अनसाइंटिफिक, इनकम्प्लीट। भूभाग जो है पृथ्वी का कंप्लीट भाग नहीं है। पृथ्वी का कंप्लीट भाग है न्यूक्लियस प्लस उसका वायुमंडल। जब तक दोनों की जानकारी नहीं होगी सही, दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं पढ़ा जाएगा, स्टडी नहीं किया जाएगा, तब तक पृथ्वी को स्टडी नहीं किया जा सकता। तो उसमें तो बहुत कुछ पढ़ना
तो जियोफिजिस्ट भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो पृथ्वी पर किया गया पूरा अध्ययन है वो पृथ्वी के केवल भूभाग पर केंद्रित है, जो संपूर्ण पृथ्वी नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी में उसका भूभाग, न्यूक्लियस और उसका वायुमंडल, इलेक्ट्रॉन नेटवर्क भी शामिल है। जब तक पृथ्वी के दोनों भागों की सही जानकारी नहीं होगी, दोनों भागों को एक साथ लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन नहीं होगा, पृथ्वी को सही ढंग से जाना नहीं जा सकता। किसी भी एग्जिस्टेंट जिसमें सभी हेवनली बॉडीज शामिल हैं, पृथ्वी भी सम्मिलित है, इलेक्ट्रॉन नेटवर्क, वायुमंडल की सही जानकारी, विश्व सही जानकारी, जैसे इलेक्ट्रॉन नेटवर्क की शेप क्या है, यह कैसे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, इसका रिश्ता न्यूक्लियस के साथ में कैसे है, क्या इसका रोल है, जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक पृथ्वी या किसी भी हेवनली बॉडी को स्टडी नहीं किया जा सकता। विश्व के किसी भी वैज्ञानिक को ये जानकारी नहीं है, भूवैज्ञानिकों को भी नहीं है। मैं एक अभी उदाहरण देता हूँ। अभी ये वर्णावत पर्वत उत्तरकाशी में, उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी, वहाँ पर वर्णावत पर्वत है, वो बार बार टूट रहा है, वहाँ से बोल्डर्स, बड़े बड़े चट्टाने पत्थर नीचे गिर रहे हैं। वहीं उसके पास में वहाँ बस अड्डा है, नीचे हर समय जान माल का खतरा रहता, घर टूटते हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों को, मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, मैं भी देहरादून का निवासी हूँ, ये वहाँ पर गए, इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि साहब इसके ऊपर वर्णावत पर्वत के ऊपर एरोप्लेन से या किसी से सीमेंट का छिड़काव कर दिया जाए। हज़ारों बोरी सीमेंट का छिड़काव कर दिया गया। वो कहा कि ये टूट रहा, अब ये टूट जाएगा। और इस बात को काफ़ी साल हो गए, उसका वर्णावत पर्वत टूटना आज भी जारी है, टूटता जा रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को ये जानकारी नहीं है कि ये जो कारण है ये बाहरी नहीं है, ये इंटरनल है। ये पूरी रेंज जो है, उधर पूरब से लेके आसाम है, नेपाल है, चाइना का भाग है, उसमें उत्तराखंड का हिस्सा है, फिर पाकिस्तान का हिस्सा, फिर आगे अफगानिस्तान से, ये पूरी बेल्ट जो है ये, इसमें अर्थक्वेक आती हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है। तो ये सारी बार बार आते हैं। वहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं जो है सब ढीली पोली सब हो गई, जरा सी बाद में पहाड़ियाँ टूट जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं उसके, और वहाँ से उसके पानी का स्रोत सूखते जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से तमाम जो फोटोन एनर्जी है वो बाहर फेंकी जाती है। तो पानी के स्रोत जो है उनके ओरिजिनल जगह वहाँ से सूखते जा रहे हैं। तो पृथ्वी लोग समझ नहीं रहे कि इसका कारण क्या है। तो उसका आफ्टर इफेक्ट जो है एनर्जी प्लस का एक नहीं 50 आफ्टर इफेक्ट है। तो इसकी मतलब आउटर एनर्जी पार्ट की जानकारी जब एटम की है या मैटर की है, हेवन बहुत किसी भी वैज्ञानिक को नहीं है, भूवैज्ञानिकों को भी नहीं है। इसलिए भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर किया गया अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं कहा जा सकता। भूकंप, पृथ्वी के गर्म होने का कारण, पृथ्वी का स्ट्रक्चर क्या है कैसा, पृथ्वी के वायुमंडल की जानकारी सही ढंग से ज्ञात न होने से पृथ्वी में घटित अनेक फिनोमिना को सही ढंग से डिफाइन नहीं किया जा सकता। एलन के एटॉमिक मॉडल के परिप्रेक्ष्य में, यह जो एलन के एटॉमिक मॉडल मैंने उसका चित्र दिया भी था, ये एलन के एटॉमिक मॉडल है। इसमें मैंने दिखाया उसके शेप कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स कैसे फैले हुए हैं और इनके ऊपर ब्लैक होल और साउथ पोल पर कैसे बनते हैं 3 डायमेंशन कोनिकल शेप, जिनका एक हिस्सा चौड़ा वाला हिस्सा डार्क मैटर में खुलता है और दूसरा हिस्सा उसका जो है अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को रेस्ट करता है, वो है ब्लैक होल कोनिकल रिंग शेप, जो मैंने आपको अभी बताया। ये है ब्लैक होल। इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर गैस पार्टिकल नहीं है। तो नया क्लाउड फॉर्मेशन होता है, नया रेन होती है, नया बर्फ। तो इसके नीचे का जो हिस्सा जहाँ रेस्ट करता है, ये छोटा वाला हिस्सा जहाँ रेस्ट करता है वो ड्राई लैंड होता है, उसमें कोई बर्फ नहीं,
थ्रू आउट दी 12 मंथ्स, जबकि उसके आसपास जो चारों तरफ है वो ग्लेशियर है, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। और जैसे जैसे ब्लैक होल बड़े होते जा रहे हैं, ब्लैक होल का बढ़ना एनर्जी ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन नेटवर्क जैसे बाहर का गायब हो गया तो उसका हिस्सा फिर खुल गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन नेटवर्क गायब हो गया, फिर उसका और हिस्सा खुल गया, तो उसका डाया बढ़ता जा रहा और उसके साथ ही ड्राई लैंड एरिया ही बढ़ता जा रहा। तो एलन के एटॉमिक मॉडल के परिप्रेक्ष्य में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, विज्ञान को सही ढंग से समझने और विज्ञान की किताबों को नए ढंग से लिखने और समझने की आवश्यकता है। जो मैंने जानकारियाँ दी हैं, विज्ञान की सारी किताबें जो हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपके भू विज्ञान की भी जो है उसकी किताबें भी जो है, जियो फिजिक्स, वो भी नए ढंग से समझने की, रीड्राफ्ट करने की, रीराइट करने की और वैज्ञानिक को नए ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। तो दिस मच टुडे फॉर यू, थैंक यू।